बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट। हमारा ये थर्ड रोड शो है रिगार्डिंग आवर टेक समिट जो हम कराने जा रहे हैं इंशाअल्लाह बाय दिस ईयर। तो मैं ज़हमत दूंगा निज़ामुद्दीन भाई को कि वो तिलावत कुरान पाक से मीटिंग का आगाज करें, प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो इस वक्त हमें फेसबुक पर देख रहे हैं वो भी, और साथ ही साथ जो हमारे इस रोड शो में मौजूद हैं। तो आई वेलकम यू हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जैसा कि अभी राबिया ने बताया, शायद आपके नॉलेज में भी हो, मेरा नाम सेनेटर मियां अतीक है और हमने एक डिजिटल पाकिस्तान के नाम से एनपीओ स्टार्ट किया है जो इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑल ओवर पाकिस्तान। और हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम जो टेक कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उनके मसाइल को सही मानों में सेल्फ मेड लोगों से, जिन लोगों ने वो कंपनियां स्टार्ट की, उनसे बात करके और उनको लेजिस्लेटर्स तक पहुंचाएं, ऐवान बाला तक लेकर जाएं। और दूसरा, जो हमारे मुल्क में डिजिटलाइजेशन की अफादियत है, उसको ना सिर्फ कौम के सामने लेकर आए, और वो जितने हमारे लोग जो आईटी के फील्ड से रिलेटेड हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि जहां पर वो ओपनली अपने मसाइल के हल की बात भी कर सकें। देखा ये गया है कि हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, जब आईटी का दौर शुरू हुआ तो यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग आ गए कि जो शायद चाहते नहीं थे कि पाकिस्तानी कौम तरक्की करे, और इसी वजह से हमारा हमसाया मुल्क हमसे मैनी 100 टाइम्स आगे निकल गया और हम वहीं फंसे रहे। आज आफ्टर दिस कोविड, जितनी स्पीड से आईटी की दुनिया बदली है और जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रही है, आई पर्सनली फील कि जैसे आपका ताल्लुक इस फील्ड से है, और जो लोग भी जरा सा आईटी को समझते हैं, डिजिटलाइजेशन को समझते हैं, वो ये बात जरूर मानेंगे कि आने वाले वक्त में कोई कौम, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर उसने डिजिटलाइजेशन को फुल्ली अडॉप्ट ना किया। तो उसी के सिलसिले में हमने डिजिटल पाकिस्तान ने एक ऐसा बेड़ा उठाया कि जिसमें हमारी कोशिश है कि ना सिर्फ लेजिस्लेटर्स, आईटी कंपनीज, बल्कि यूथ को हम इन्वॉल्व करें। जैसा कि ना सिर्फ मौजूदा वजीर आजम, बल्कि पिछले 4 वज़राए आजमों से जिनके साथ मेरा जाती तौर पर ताल्लुक रहा, उन सब की प्रायोरिटी ये है कि किसी तरह हम अपने मुल्क के बच्चे और बच्चियों को, नौजवानों को, जो अब मिलियंस एंड मिलियंस की तादाद में पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, घरों में बैठे हुए हैं, जो हमारी कौम का सबसे बड़ा सरमाया है, उन्हें किसी तरह इज्जत का रोजगार मुहैया करें। तो मैंने जब वजीर आजम को ये तजवीज़ दी और पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि इसका हल मेरी नज़र में सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हम अपने मुल्क को डिजिटलाइज करें और ज्यादा से ज्यादा मौके डिजिटल वर्ल्ड से, अब वो फॉरेन मिनिस्ट्री का जो काम है वो करें, इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो काम है वो करें। इवन वजीर आजम साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि जब तक आप दुनिया की जो बड़ी नामी गरामी डिजिटल वर्ल्ड की कंपनी है, आईटी की कंपनीज हैं, उनको प्यार मोहब्बत से, इज्जत देकर, उनके सीईओ से डायरेक्टली आप बात नहीं करेंगे, उनको नहीं बुलाएंगे, तो वो कभी हमारे मुल्क में नहीं आएंगे, क्योंकि उनके मुख्तलिफ किस्म के खदशात हैं जो कि काफी हद तक दुरुस्त भी हैं। तो उस पर वजीर आजम ने मेरी बात को माना और अमेज़न वालों को खत लिखा, एक टीम बनाई, उनको राब्ता किया गया। और दूसरी तरफ वजीर अपना हमारे सदर मुमलिकत जो हैं जनाब आरिफ अलवी साहब,
वो बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और वो उनकी ख्वाहिश ये है कि किसी तरह हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि जहां पर मुल्क को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जाया जाए। हमारा, चूंकि आपका खास तौर पर जिन लोगों का ये, फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज नॉट माय प्रोफेशन, लेकिन मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने की नाते से, एक आम, चूंकि मेरा घराने से ताल्लुक है, वहां के मसाइल को समझते हुए ये समझता हूं कि हमने अपनी यूथ में, अपनी वुमेन एम्पावरमेंट में अगर तरक्की करनी है, उनको सही मानों में कुछ देना है, तो डिजिटल वर्ल्ड से ही उनको मिलेगा। राबिया, आप इसको कंटिन्यू कीजिए, मैं आपके साथ हूं। अगर मुझ तक कोई सवाल हो जो बातें मैंने की हैं तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, अदरवाइज आपको मौका देंगे, आप अपनी बातें कीजिए, मैं सारी नोट कर रहा हूं। इंशाल्लाह हम इसको फाइनल जो हमारा ये रोड शोज के बाद समिट होगी उसमें लेकर जाएंगे। इस पर हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। वो रेजोल्यूशन हम यूनानिमसली मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के थ्रू वजीर आजम तक पहुंचाएंगे। दिस इज व्हाट आवर मिशन। यू राबिया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट स्टार्ट। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ और एम डिजिटल सोल्यूशन ने अपनी एक जर्नी शेयर की कि किस तरह उन्होंने अपनी आईटी कंपनी स्टार्ट की। तो अभी क्योंकि मीटिंग फॉर्मली स्टार्ट है, मुझे खुशी होगी कि आपसे हम स्टार्ट लें और देन आपकी स्टोरी सुने, उसके बाद वन बाय वन हम सबसे बात करें। एंड देन आप सब सर से क्वेश्चन करना चाहें तो सर से क्वेश्चन कर सकते हैं अपनी आईटी कंपनी से रेलेवेंट, और जो हमारे क्वेश्चन होंगे आपस में वो हम भी आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। बेहतर है इसके पीछे स्टैटिक फोटो लगेगी, कोई लगा दे, पीछे का व्यू आएगा ही नहीं। इतना तो हम कर सकते हैं ना रबिया? जी जी बिल्कुल। असल में होता पता है क्या, जब कैमरा ऑन हो तो जरा थोड़ा सा देखिए, मैं भी अपने घर पे बहुत ऐसी जगह पर बैठा हुआ हूँ कि लेकिन थैंक यू वेरी मच बदर, आपने कर लिया, बाकी लोग भी देख लेते हैं। क्योंकि देखिए मैंने तो एक मेरी अपनी कोशिश ख्वाहिश थी, जस्ट शेयरिंग विद यू। आप देखेंगे आई बिकम द फर्स्ट डिजिटल सेनेटर ऑफ द वर्ल्ड। आसिफ, थैंक यू वेरी मच। अली आसिफ, आपने कैमरा ऑन कर लिया। मैं जस्ट भाई शेयरिंग विद यू कि देखिए दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स कि मैं काफी दिनों से, तकरीबन 1 साल हो गया, सेनेट की पिक्चर अपने यहाँ लगाकर चलता था। और जो लोग भी, मतलब हर प्रोग्राम में, तो जो लोग भी इसको देखते थे वो कहते थे यार आप तो राउंड द क्लॉक ही सेनेट में बैठे होते हैं। आई सेड थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह ने ये एक फैसिलिटी दी है कि व्हाई नॉट टू अडॉप्ट इट। और मुझे लास्ट प्रोग्राम में एक दोस्त ने ये पॉइंट आउट किया, ही इज फ्रॉम आईटी, कि जी आपने ये पीछे पिक्चर तो लगाई हुई है बट इट इज नॉट क्लियर व्हाट एक्चुअली इट इज। तो फिर मैंने वो, रबिया मुझे कहती है बाबा आप हर तरह का जुगाड़ लगा लेते हैं, तो वो जुगाड़ ही देखते हुए आज लिख दिया। शायद रबिया आप पढ़ पा रहे होगे, यहाँ लिखा हुआ है सेनेट ऑफ पाकिस्तान, नजर आ रहा है? हाँ जी नजर आ रहा है नजर आ रहा है। तो आप तमाम दोस्तों से मेरी कोशिश ख्वाहिश यही है, और ख़ास तौर पर ये जो प्यारे प्यारे हमें दोनों बच्चे नज़र आ रहे हैं, एक राजा है और दूसरा रईस आज़म है, अल्लाह इसको वाकई में ही रईस आज़म बनाए जैसा का इसका, ये दोनों राजे हैं, वैसे राजे तो होते ही रईस आज़म है। तो मकसद ये है कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ें आपस में शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। एंड आई फील मच बेटर नाउ टुडे कि जैसे कैसे भी मैंने वो जुगाड़ लगा के लिख लुक के एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम में काट पीट के ये बना लिया। तो ओवर टू यू। अब नेक्स्ट जो भी हमारे साथ नौशाद साहब है सारा क्रिएटिव से, और आसिफ भाई हैं, अली आसिफ फ्रॉम एलोजिक्स, और हुमायूं खान है, इनकी कंपनी का नाम नहीं है। तो इनको रबिया देखिए किससे आप शुरू करेंगे, या ये नाजिम साहब जो हैं पहले, इनको निज़ाम साहब, इनको मौका दीजिए। बट मेरी ख्वाहिश होगी कि अगर आप क्विकली 5 मिनट में कंप्लीट कर लें ताकि दूसरे पर चले जाएं जो, और उसमें हम पैटर्न अगर ये रखें कि जो आपका मकसद था जिंदगी का वो बता दीजिए, आपने जब कंपनी स्टार्ट की आपको क्या प्रॉब्लम्स आई वो बता दीजिए, और जो आप सजेशंस देना चाहें कि अगर इस तरह के काम कर लिए जाएं तो बेहतर होगे वो बता दीजिए प्लीज। जी राबिया। थैंक यू सो मच। बस बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करें। और मैं और हम डिजिटल सोल्यूशन से चाहूंगी कि आप स्टार्ट कीजिए पहले। निजाम साहब। मेरी जर्नी जो है वो इस फील्ड के अंदर स्ट्रगल तो 2012 से मैं इंटरेस्टेड था इसके अंदर। मैंने कोशिश की कि वेब डेवलपमेंट में सीखूं, इंटरनेट पे हूँ, लेकिन मेरी लक मुझे 2014 तक ले आई।
और फिर 2014 में मैंने एक बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट किया एडवर्टाइजमेंट के हवाले से। बेसिकली एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी मैंने स्टार्ट की और उसमें मैं बिजनेस डायरेक्टरी को लेकर आया ऑनलाइन। वो मेरा बिल्कुल ही स्टार्ट था और बिल्कुल नॉलेज नहीं था, ना ही मुझे इतना इस फील्ड के बारे में पता था कि कैसे चलना है, कैसे करना है। बस मुझे ये शौक था कि ऑनलाइन आना है, वेबसाइट बनानी है। तो मैंने वेबसाइट इन्वेस्टमेंट करके मैंने वेबसाइट बनवाई लोकल यहाँ मार्केट से। और जब वेबसाइट बन गई तो उसके बाद मैं जब उसके ऊपर वर्किंग करता रहा, उसको इम्प्रूव करता रहा। इंडिविजुअल मैं अकेला था, तो ये काम करते करते मैंने वेब डेवलपमेंट भी सीख ली और वेबसाइट एसईओ भी सीख ली। हालांकि इन दोनों टर्म से मैं इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं था। 2016-17 में जाके, यानी 1.5 से 2 साल बाद जाके मुझे पता लगा था कि जो स्किल्स मेरे पास हैं उनको बाकायदा क्या नाम दिया जाता है और जिस वेबसाइट में मैं काम कर रहा हूँ उस वेबसाइट की नेचर क्या है। यानी मैं काम तो कर रहा था लेकिन कोई गाइडलाइन नहीं थी, टीचर नहीं था, बताने वाला नहीं था, उस्ताद नहीं था। और थोड़े से इश्यूज थे। मैं न्यू मूव हुआ था मुल्तान में, इस वजह से भी थोड़े से इश्यूज रहे। बस मेन पॉइंट ये है कि मैंने सेल्फ लर्निंग की और मोटिवेटेड रहा। 2-2.5 साल तक मैं इस बिज़नेस से अर्निंग करने की कोशिश करता रहा। आखिरकार मैं नहीं कर पाया और फिर मुझे थोड़ी बहुत जॉब्स करना पड़ी दरमियान में। तो दरमियान जॉब के दौरान भी मैंने कंटिन्यू रखा अपनी लर्निंग्स को, काम को। तो जॉब के दौरान ही मुझे एक प्रोजेक्ट मिला। मैं अकाउंटिंग की जॉब करता था, अकाउंटेंट था। तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर मुझे मिला। उसने कहा कि यार आप वेबसाइट बना लेते हो तो आप मुझे एक मेरे क्लाइंट की वेबसाइट बना के दो। तो उस वक्त वहाँ पे मेरी जॉब 8,000 रुपये थी। ये 2016 की बात है, बहुत ज़्यादा पीछे की बात नहीं है। मैं वहाँ 6 घंटे काम करता था, अकाउंटेंट था और 8,000 तनख्वाह मेरी लगी थी वहाँ पे। चूँकि मैं जॉबलेस था, मेरा कोई इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे मजबूरन वो जॉब करना पड़ी। और वहाँ पे जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वेबसाइट बना के दो, तो वो मेरे लिए तो बहुत आसान था क्योंकि 2.5 साल से मैं यही काम कर रहा था अपनी वेबसाइट पे। तो मैंने यूँ समझ लें चंद घंटों के अंदर ही वो वेबसाइट बना के दे दी और मुझे 16,000 रुपये चंद घंटों में कमाने का मौका मिल गया। तो वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थी। और उसी मुझे जो डेवलपर था, सॉफ्टवेयर डेवलपर था, मज़ीद 2-3 प्रोजेक्ट्स और दिए। 10-15 दिन के अंदर अंदर तकरीबन मैंने 40-45 हज़ार रुपये कमा लिया। तो ये मेरे लिए एक लाइफ टर्निंग पॉइंट था। और मैंने फिर बाकायदा वो पिछला जो एडवर्टाइजिंग का या बिजनेस डायरेक्टरी का बिज़नेस जो मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की थी, उसको ड्रॉप किया और बाकायदा आईटी की फील्ड में आ गया। और उसके बाद 2 साल मैंने मज़ीद स्ट्रगल की, पोर्टफोलियो बिल्ड किया, अपनी स्किल इम्प्रूव की, बाकायदा ऑनलाइन कोर्सेज किए। उससे ये हुआ कि मुझे जो टर्मिनोलॉजीज हैं वेब डेवलपमेंट में या डिजिटल मार्केटिंग में, एसईओ के अंदर, तो वो मैंने सीखी, उनको अबूर हासिल किया। और 2018 के एंड तक मेरे पास अच्छा खासा बिजनेस मैंने जनरेट किया। क्योंकि मैं अकेला था स्टार्ट में, घर में बैठ के काम करता था। बैठक स्टार्ट किया स्टोर से, फिर बैठक में आ गया। बैठक में फिर मुझे ये होता था कि मेरे पास जिनको भी मैं इंटर्नशिप ऑफर करता था तो वो इन्वायरमेंट देख के बड़े अनकंफर्टेबल फील होते थे। तो मुझे मजबूरन ऑफिस इस्टेब्लिश करना पड़ा। तो फिर मैंने ऑफिस उसी के साथ सेटअप किया जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर मुझे जॉब के दौरान मिला था। उसके साथ सलाम दुआ यारी दोस्ती हो गई, तो हमने मिलकर ऑफिस बनाया। और मिलकर हम लोगों ने इस कंपनी को चलाया। वो सॉफ्टवेयर की सर्विस देते थे, मैं वेब डेवलपमेंट और एसईओ की देता था। तो स्टार्ट में टीम बिल्ड करने में बड़ी स्ट्रगल हुई। लोग आसानी से नहीं आते थे, ज्वाइन नहीं करते थे। जो भी आते थे वो बिल्कुल ही बिगनर या बिल्कुल ही उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो मुझे चूँकि टीम बिल्ड करनी थी, रिसोर्सेज चाहिए थे, तो मजबूरन मुझे हर उस बंदे को ऐड करना पड़ा, भले वो किसी रेफरेंस से आ रहा है, बगैर रेफरेंस से आ रहा है। तो इस तरह करते कराते मैंने 1.5 साल तक सरवाइव किया। अब फिर कोविड ने भी हमें बहुत ज़्यादा बुरी तरह हिट किया। पिछले साल हम बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी कंपनी। कोविड के आने के बाद यानी 3 महीने तक तो कोई इशू नहीं था, लेकिन जैसे ही जून जुलाई आया तो बहुत बुरी तरह हिट हुआ। और मैं
सैलरीज देने के लिए भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, मुझे थोड़ा लोन उठाना पड़ा 2-3 माह। मैंने बड़ी मुश्किल से रिकवर किया और चीज़ों को लेके चला, टीम को बिखरने से भागने से रोका और सरवाइव किया। और उसके बाद अल्लाह ताला ने बरकत दी। जैसे ही 2020 के मतलब 2020 के अंदर बहुत अच्छा आउटपुट रहा हमारी कंपनी का और हमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया, टीम बिल्डअप हुई। इस टाइम करंटली मेरे पास 12 से 15 टीम मेंबर्स हैं जो मुझे ऑफिस में मेरे साथ काम करते हैं। 5 से 7 मेंबर्स फीमेल्स हैं जो कि ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग का काम करती हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं स्टार्ट में बता रहा था डिटेल्स के अंदर कि मुझे थोड़ा सा फिल्टर आउट करना पड़ा टीम को, क्योंकि मुल्तान है बैकवर्ड कह लें, बहरहाल जो भी कह लें, लाहौर इस्लामाबाद की निस्बत हम बैकवर्ड में हैं। तो यहाँ पे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा आपको अच्छे नहीं मिलते, क्योंकि जो भी करीम है मुल्तान की अगर मैं कहूँ तो वो छन के अदर सिटीज़ चली जाती है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, क्योंकि वहाँ उनको लगता है कि अच्छा पैकेज है तो वहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ टीम को बिल्ड करना और काबिल लोगों को अपने साथ मिलाना, ज्वाइन करना बड़ा मुश्किल था। इवन मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मैंने कुछ अच्छे दिमाग जो मेरे साथ अटैच हुए, जिनको मैंने अलिफ बे से सिखाया और वो एक्सपर्ट लेवल तक आए, उन्होंने भी मुझे इस वजह से छोड़ दिया कि उन्हें लगा कि हम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम अपना खुद बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो मैंने उनको वेलकम किया कि आपके पास राहें खुली हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन ट्रेंड जो है वो यही है ओवरऑल हर सॉफ्टवेयर हाउस में कि जो क्रीम होती है वो उसको अपने साथ टिकाना बहुत मुश्किल है। सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज हमारे पास इस टाइम यही है कि आपके पास काबिल लोग हों और वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलें। इवन मैंने सहूलतें जितनी मैक्सिमम दे सकता था दी। मेरे पास जितने भी टीम मेंबर्स हैं अभी भी वो यही समझते हैं कि जो इन्वायरमेंट मैंने दिया है टीम को, वो मुल्तान में वो और जगहों पे भी होके आते हैं, मुल्तान के अलावा भी पाकिस्तान में होके आते हैं। इतना स्ट्रिक्ट माहौल नहीं है, इजी है, कंफर्ट है, टाइमिंग के हवाले से भी कंफर्ट है और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। उसके बावजूद भी चैलेंजेस वही हैं जो बाकी सॉफ्टवेयर हाउस वालों को होते हैं। लेकिन एक है कि SOP जो बनाते हैं कि कुछ लोग तो सॉफ्टवेयर हाउस बाउंड कर देते हैं कि आप हमारे साथ 2 साल 6 साल तक इंटर्नशिप करेंगे। इस तरह का मैंने सिनेरियो नहीं रखा, वो भी एक लर्निंग फेज़ है। बहरहाल इस टाइम जो है सूरत हाल काफ़ी बेहतर है पिछले साल की निस्बत। और रमज़ान शरीफ में हमने कोशिश की कि हम लोग वर्चुअली काम करें। तो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 75% जो क्लाइंट हैं इंटरनेशनल हैं, 20-25% क्लाइंट जो है वो मेरे पास लोकल है। और इवन ऐसे भी क्लाइंट लोकल हैं जो कि आगे इंटरनेशनल उनके क्लाइंट्स हैं, यानी वो यहाँ पे एजेंसीज हैं या इंडिविजुअल्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं जो मुझे काम देते हैं और आगे से काम लेकर मुझे कराते हैं। 1-2 बंदे हैं जो सऊदीया से हैं, कुछ दुबई से हैं, वो भी पाकिस्तानी है लेकिन वो फ्रीलांसर है या कंपनीज हैं वो भी मुझसे काम करवाती हैं। तो डिफरेंट पैटर्न्स के साथ काम चल रहा है। तो चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, बहुत लंबा हो गया जी। थैंक यू, आपने टाइम दिया। अभी सबसे बड़ा बस वही एक इशू मैं कहूँगा कि हमें अगर इस हवाले से अवेयरनेस के हवाले से, मैंने पिछले दिनों एक देखी कि गवर्नमेंट ने कोई एक वो चलाया हुआ था, तो वर्किंग स्पेस मुतारिफ करा रही थी कि तमाम सॉफ्टवेयर हाउस या इंडिविजुअल फ्रीलांसर एक जगह पे ज्वाइन करे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मतलब कहने का ये है कि अवेयरनेस नहीं है, ना ही इतना। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि काबिल तरीन लोगों को अपने साथ मिलाना। अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं लेकिन इस हवाले से कुछ टीम मेंबर मेरे साथ जो और हैं वो भी सजेशंस देंगे क्या बेहतर है। तो चलिए, और आप भी हम करना एक चाहिए। आपकी तरफ से कुछ सजेशंस आप अगर देना चाहें तो आप क्या 3 सजेशंस देना पसंद करेंगे? सेशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या अपना सॉफ्टवेयर हाउस डेवलप करने में, लर्निंग में, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेशन करा? चैलेंज तो वही है जो सबको फेस करने पड़ते हैं, वो मुझे भी हैं। बाकी अगर कोई इंडिविजुअल चाहता है कि वो अपना सॉफ्टवेयर हाउस या अपनी एक एजेंसी इस्टेब्लिश करे, तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप पहले खुद से लर्न करो और फील्ड में डिफरेंट शोबा जात को खुद से टच करो, क्लाइंट डीलिंग सीखो, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो।
तो उसके बाद ये है कि ऐसा ऐसा आप टीम बिल्ड करते जाते हैं और एक आप एजेंसी बना लेते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा भी देखा है जो बस इन्वेस्टमेंट की बेस के ऊपर टीम बिल्ड कर देते हैं, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाते और वो क्रैश हो जाते हैं, उनके अंदर लॉन्ग टर्म वो बिजनेस नहीं चल पाता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक एक्सपर्ट बंदा जो उस फील्ड का हो, वो तमाम कम्युनिकेशन स्किल्स देखी और तमाम उसको इन आउट्स का पता होना चाहिए इस फील्ड में। सही। थैंक यू सो मच। आपकी तरफ दोबारा हम लौटेंगे। अभी अली आसिफ साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करें। टाइम का थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा ताकि बाकी सबको भी टाइम मिल जाए, एंड एट द एंड हम क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि लर्न कर सकें एक दूसरे से। ओवर टू यू अली साहब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरी स्टोरी कुछ थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें मेरी एजुकेशन आईटी से ही रही है। बैरियर यूनिवर्सिटी कराची से मैंने बैचलर्स देन मास्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है वो किया। इसके बाद मैंने तकरीबन 5 साल डिफरेंट अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेस कराची में जॉब की। मोस्टली लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी स्टैक जिस पे हमने काम किया वो ओपन सोर्स था, जिसमें ड्रूपल, मैजेंटो और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे हमने काम किया। तो 5 साल में ये जो लर्निंग मेरी डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस में बिजनेस से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हुई, उसकी बेसिस पे मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अपनी एक कंपनी खोलनी चाहिए। तो ए लॉजिक्स के नाम से जो है 2014 में मैंने अपनी कंपनी लॉन्च की, जिसको तकरीबन अभी 7 इयर्स हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपनी में हमने तकरीबन 100+ इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व किया है, जिसमें SMBs हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं और लार्ज एंटरप्राइजेस भी हैं। और जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेसिकली ERP इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें ओपन सोर्स ओडो पे हम लोग काम करते हैं। इसके अलावा ई-कॉमर्स वेबसाइट, मैजेंटो, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, दराज लाइक वेबसाइट हम लोग डेवलप करके देते हैं अपने क्लाइंट्स को। हमारे जो क्लाइंटेल है वो मोस्टली US, देन ऑस्ट्रेलिया और अब GCC रीजन में जो है लास्ट 2 ईयर से हमें काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स इस रीजन से मिल रहे हैं। तो ये तो मेरी एक छोटी सी स्टोरी है, तकरीबन 11 साल की। इसकी डिटेल में जाएंगे तो फिर टाइम नहीं बचेगा। तो इसको जो है जो इश्यूज की बात की, मेरे ख्याल में उसको उस पर ज़्यादा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो वो एक इशू जो तमाम सॉफ्टवेयर हाउसेस का है करंटली, स्किल्ड लेबर का और एम्प्लॉय पोचिंग का। एम्प्लॉय पोचिंग में यही है कि अगर हम अब किसी रिसोर्स को बीइंग अ फ्रेश इन हाउस इनटेक करते हैं और उस पर 2-3 साल मेहनत करके उसको एक एक्सपर्ट लेवल तक लेके जाते हैं, तो बड़ी कंपनीज हमारी रीजन के अंदर हैं या लोकेलिटी में हैं, वो उनको डबल पेमेंट ऑफर करके या डबल सैलरी बेनिफिट्स ऑफर करके उनको ईजिली जो है वो हमसे जो है वो पोच कर लेती हैं। तो ये एक मेजर इशू है जो कि मेरे ख्याल में पूरी इंडस्ट्री का इशू है कि स्किल लेबर जो है वो डे बाय डे काफ़ी एक्सपेंसिव होती जा रही है और रिटेंशन जो है काफ़ी मुश्किल है इसमें। दूसरा जो मसला, चूंकि हम लोग प्रोडक्ट्स पे भी काम करते हैं, हमारे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं जो हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं, तो पेमेंट गेटवे एक बहुत बड़ा में मेजर इशू है। लोकल पेमेंट गेटवे तकरीबन हमने सारे आजमा लिए हैं, जिसमें जैश कैश है। तो मेजर इशू ये आता है कि जो इंटरनेशनल पेमेंट्स अगर कोई क्लाइंट हमें करते हैं वीज़ा या डेबिट मास्टर कार्ड के थ्रू, तो पेमेंट्स हमें जो है वो एक तो वो रुपीज़ के अंदर उन्हें नज़र आती हैं, जो कि एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। और कोई इस तरह का अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है हमें पेमेंट का। तो हमें, चूंकि पाकिस्तान वैसे ही एज अ रीजन इतना थोड़ा ट्रस्ट का इशू होता है लोगों को, तो उसमें अगर अच्छा वेल नोन पेमेंट गेटवे नहीं है तो एक बहुत बड़ा मेजर इशू है इंटरनेशनल क्लाइंट डीलिंग के लिए। तो मोस्टली जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, या तो उन्होंने इंटरनेशनल प्रेजेंस रखी हुई है, दुबई, US, वहाँ उनके जो हैं वो ऑफिस होते हैं, वो वहाँ से पेमेंट कलेक्ट करके यहाँ रेमिट करते हैं। या जो छोटी कंपनीज हैं हमारी तरह की, वो अपवर्क या फ्रीलांसर या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज करती हैं पेमेंट्स कलेक्ट करने के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है। अगर हम बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ जाते हैं तो फिर ये हमारे लिए काफ़ी मेजर मसला बनता है, क्योंकि उनकी जो फीसेस हैं वो भी काफ़ी हाई हैं, उनके जो करेंसी कन्वर्जन रेट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो पेमेंट गेटवे एक मेजर इशू है मेरे ख्याल में। इस पे अगर बीइंग गवर्नमेंट कुछ काम कर सकती है तो इस पे करना चाहिए। जो लोकल पेमेंट गेटवेज अवेलेबल हैं वो एक तो वेल नोन नहीं है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, और जो इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं वो जब फॉर एग्जांपल अगर मैं USD $100 में कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो उनको PKR जब 16,000 पे चीज़ नजर आती है, 15,000 पे चीज़ नजर आती है, तो वो एक वैसे ही वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं पेमेंट करते हुए। तो कोई प्रॉपर पेमेंट गेटवे होना चाहिए जिसमें
बाहर के कस्टमर्स ट्रस्ट कर सकें और हम उसको यूज कर सकें, सर्विसेज में भी और प्रोडक्ट्स में भी। और तीसरी चीज, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ कर सकती है तो अपनी रेपुटेशन जो है वो, जो क्योंकि हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्रस्ट बिल्डिंग बड़ी मुश्किल है इंटरनेशनल कस्टमर्स की, तो इस पे मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर किसी भी तरीके से काम किया जा सके तो करना चाहिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कुछ सजेशंस अगर आप देना चाहें जो न्यू सजेशन यही कि जो है पेमेंट गेटवे, और डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज अभी भी काफी पीछे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज को जोड़ के बाकी सारी यूनिवर्सिटीज जो अभी कंटेंट पढ़ा रही हैं या जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं वो 25 साल पुरानी या 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजीज की हो रही हैं, और टेक्नोलॉजी हर 3 साल 4 साल बाद बिल्कुल डिफरेंट जो है वो एक डायमेंशन में मूव हो जाती है। तो इन एकेडमिया में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में काम की जो है एजुकेशन होनी चाहिए ताकि स्किल्ड लेबर हमें इजीली मिले। ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं अपने नेबर कंट्री की, इन्फोसिस या दूसरी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वहाँ 1-1 लाख लोगों की जो है वो वर्कफोर्स है। यहाँ पर तो 1 लाख मैक्सिमम 5,000 10,000 जहाँ तक मेरी नॉलेज है जो है वो मैक्सिमम इस लेवल तक कंपनी। रीजन यही है कि इतनी पीछे स्किल्ड लेबर इतनी पीछे है। काम है, मार्केट में काम बहुत है, हम भी इजीली ग्रो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि लेबर मौजूद नहीं है तो एक मेजर मसला है। दूसरा वही पेमेंट गेटवे, और तीसरा जो है ओवरऑल जो पाकिस्तान की इमेज है उसको बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। थैंक यू सो मच। मैं ये कह रही हूँ कि टीम बिल्डिंग के लिए अगर आप कुछ बात करना चाहें, बिल्डिंग द टीम। देखिए, टीम बिल्डिंग में वही वाली बात कि जो है अगर आपको अगर मैं अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करूं तो हमें अच्छी टीम बिल्ड करने के लिए बेसिकली अच्छे प्रोजेक्ट्स चाहिए ताकि हम अच्छा पे कर सकें, रिटेन रख सकें अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने टीम मेंबर्स को। या फिर जिस तरह भी SECP ने रिसेंट पॉलिसीज लॉन्च की कि एम्प्लॉयज़ को जो है वो शेयर हम दे सकें कंपनीज के अंदर, तो इस तरह की चीज़ों से टीम बिल्डिंग की जा सकती है। और यही हम लोग इंटरनली यही प्रैक्टिस रखते हैं कि जो मार्केट कॉम्पिटिटिव सैलरीज हैं वो पे कर सकें, मार्केट कॉम्पिटिटिव बेनिफिट पे कर सकें। लेकिन उसमें जो बिगेस्ट हर्डल है वो बीइंग अ लोकल कंपनी विदाउट एनी इंटरनेशनल प्रेजेंस, हमें ये 2 मेजर हर्डल्स हैं, जो कि पेमेंट गेटवे है और दूसरा जो इमेज है पाकिस्तान की, ये 2 चीजें जो हैं हमारे लिए बिगेस्ट हर्डल हैं। चलें, थैंक यू सो मच अली, क्या आपने शेयर की अपनी सक्सेस स्टोरी एंड ऑल द सिचुएशंस एज वेल। तो हमारे साथ नौशाद हैं जो कि ज़ीरा क्रिएटिव से हैं। नौशाद, अगर आप हमारे साथ शेयर करें अपनी सक्सेस स्टोरी, कैमरा भी ऑन कर दें तो दैट विल बी फाइन। मेरी आवाज आ रही? Can you hear me, guys? Yes, it's okay. Naushad, please, over to you. Perfect. Thank you, Rabia, for having me. I'm gonna put it very straight and simple, क्योंकि स्टोरी हर कोई बताएगा एंड सबकी माशाल्लाह अच्छी भी है, बट मेन पॉइंट है इश्यूज एंड ऑल। ठीक है, सो आई पुट 30 seconds ऑन माय स्टोरी व्हिच इज आई स्टार्टेड एज वो कुछ बच्चे नहीं होते जो शुरू से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कमाने में, मनी एंड ऑल, व्हिच इज नॉट अ बैड थिंग। सो आई वाज दैट काइंड ऑफ चाइल्ड। ठीक है, सो बचपन से मल्टीपल करते हो ऐसी चीजें जिससे आपको 100-200 रुपए मिल जाए, that's more than enough. So I started that way, 50 रुपए मिल गए, या ये लॉटरी वगैरह बेच दी 100 रुपए मिल गए, टाइपिंग जॉब कर ली 300 रुपए मिल गए, या डेटा एंट्री जॉब कर दी 1500 रुपए मिल गए। So I started that way. Then I आप आपकी फैमिली में या दोस्तों में कोई IT में जाते, क्योंकि IT was booming at the time. So I got suggested कि IT का कोर्स करना चाहिए। Then I started learning web development and सीख ली, जाने 2013 में कोर्स कर लिया, सीख लिया। देन जब एक्चुअली करने गया ऑफिस में, देन आई रियलाइज कि यार ये तो नहीं, क्योंकि आपको पता चल जाता है ना इसके लिए नहीं बने। सो आई रियलाइज कि नहीं यार, मैं 8 घंटे 9 घंटे कोडिंग नहीं कर सकता। सो मैंने वो ये कि वो छोड़ के आई स्टार्टेड
providing that service, मतलब काम करना छोड़ दिया but IT में ही है, service provide कर रहे हैं, and that happens around 2015, 2016, and 2016 से अभी तक I'm working full time क्योंकि after college I didn't apply for the university because ये ऐसी चीज है जिसको आपने full time देना होता है, and I never did any job other than one internship जो कि इतनी पूरी थी कि जॉब से दिल्ली उठ गया. So 2016 till now working full time on my company, built the office in 2019. So 2016 से अभी तक now I have around 14 to 15 employees जिसमें sorry कॉल आ रही थी. 14 to 15 employees जिसमें हम 14 to 15 employees plus Zara Creative just एक company है जो यहाँ पे नजर आ रही है, आप मुझे जानते हैं, but the main registered company is NZ Ventures जिसके अंदर और भी कंपनीज हैं, मल्टीपल स्टार्टअप्स हैं, मल्टीपल ब्रांड्स हैं, 8 ब्रांड्स हैं टोटल, 7 से 8 मल्टीपल ब्रांड्स एंड कंपनीज हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट, सबसे बेटर, सबसे पुराना विच इज दैट इज Zara Creative, जिसकी वजह से हर कोई जानता है मुझे. ठीक है, अदर देन दैट जहाँ तक इश्यूज की बात है, देखें इश्यूज हर किसी के अपने हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हर किसी के लिए कॉमन है. जैसे दो साहब ने मुझसे पहले 2 लोगों ने भी डिस्कस किया, मेरा भी सेम इशू है कि क्वालिटी टैलेंट आपको नहीं मिलता. अच्छा, टैलेंट की भी 2 किस्में, एक है वो लोग जो आपके पास जॉब करने आते हैं और दूसरे वो लोग हैं जिनके साथ आप टेम्पररी बेसिस पे फ्रीलांस काइंड ऑफ काम करवाते हो. अब दोनों मिलना मुश्किल है. ठीक है, अच्छा फ्रीलांसर एक्सपेंसिव है और अगर मिल भी जाता है तो वो जब कुछ टाइम बाद उसको और बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो वो आपको घास नहीं डालता. एंड अच्छे टैलेंट की मैं ज़्यादा उसको डिस्कस नहीं करूँ क्योंकि एग्जैक्टली वो इशू है जो मुझसे पहले ORM वाले साहब और मुझसे पहले वाले साहब, उन दोनों ने डिस्कस किया कि आप एक बंदे को लाते हो 20-30 हज़ार रुपये में, उसको स्किल्ड बनाते हो, उसको इतना अच्छा बना देते हो कि आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो, उसकी सैलरी आप 40-50 कर भी देते हो, बट वो इतना स्किल्ड हो गया है, आपने उसको इतना अच्छा ट्रेन कर दिया कि कोई भी एक बड़ी कंपनी या मीडियम साइज कंपनी भी उसको अराउंड 60-70-80 का ऑफर देके वो ले जाती है, विच इज नथिंग फॉर देम. जो कंपनी है जो कि 70-80 हज़ार ऑफर कर रही है, बट जो बंदा काम करता है जब वो 50 से 70 पे जाता है तो इट्स अ ग्रेट शिप. साल के वो लाख 2 लाख एक्स्ट्रा कमा रहा होता है. सो टैलेंट को कीप करना, उनको स्टे रखना, वो एक काइंड ऑफ चैलेंज है, बट ये इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस. मैं नहीं समझता इसमें कोई गवर्नमेंट इसको इम्प्रूव कर सकती है कुछ. सो दिस इज वन ऑफ द इशू. दूसरा मैं कहूँगा कि मैंने इसको लिख के रखा था. अच्छा, पेमेंट मेथड की जहाँ तक मुझसे पहले एक साहब ने बात की थी, मैं उनका नाम देख लेता हूँ. उनका नाम क्या है? आई थिंक अली आसिफ साहब थे. अली आसिफ साहब ने पेमेंट की बात की थी. अच्छा, पेमेंट में इसकी 2 किस्में मेरी नज़र में. नंबर 1 एक है पेमेंट मेथड, कि आप पाकिस्तान में सर्विस प्रोवाइड करो और आप पैसे कैसे मंगाओगे दुनिया भर से. ठीक है, एक वो है. एक दूसरा है पेमेंट गेटवे. पेमेंट गेटवे इन सेंस कि मर्चेंट अकाउंट, जैसे इजी पैसा आपको प्रोवाइड करता है, जैज कैश प्रोवाइड करता है, बैंक्स प्रोवाइड कर रही है. मर्चेंट अकाउंट ये होता है कि आप जो अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में लगाते हो जहाँ से इंटरनेशनली कोई भी आपके स्टोर से खरीद सकता है. ठीक है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी तो बहुत प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको इंटरनेशनल चाहिए होता है. ठीक है, जिसमें सिर्फ टू चेकआउट एक कंपनी, क्योंकि हम तो डेली बेसिस पे क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं इस चीज़ पे, तो एक tocheckout.com करके कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन वो इजीली नहीं देती. उसका इतना मुश्किल प्रोसेस है कि हर किसी को मिल नहीं सकता. ठीक है, और इतनी बैड स्टोरीज हैं कि मे बी बाकी कॉलीग्स ने सुनी भी होंगे. सो माय सजेशन इज कि आप ऐसा पेमेंट मर्चेंट, इंटरनेशनल पेमेंट मर्चेंट खुद आप बना लेंगे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए डॉलर वाला पेमेंट मर्चेंट. ठीक है, आप इंटरनेशनल कोई पिलर लाए जिसमें सबसे पहला है आपका पेपाल. ठीक है, दूसरा है आपका स्ट्राइप, तीसरा है आपका Authorize.net. ये 3 बड़े प्लेयर्स हैं. इसके अलावा 100-200 और भी प्लेयर्स हैं. आप किसी छोटे को ही ले आए, क्योंकि बड़ा नहीं आएगा. बड़ा आपके सिस्टम देखेगा वो भाग जाएगा, क्योंकि इतने बेकार सिस्टम्स आपके अकाउंटिंग के, आपके बैंकिंग के, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, आपका क्लाउड, आपका सिक्योरिटी बड़ी वीक है. ठीक है, तो बड़ा नहीं, एटलीस्ट कोई छोटा यूरोपियन प्लेयर ही ले आए. ठीक है, जो आपको मर्चेंट अकाउंट प्रोवाइड कर सके. जहाँ तक पेमेंट गेटवे की बात है, मैं अली आसिफ साहब को बोलूंगा कि आप प्लीज मेरा नाम नोट डाउन कर लें, या ये मिस राबिया से आप मेरा कॉन्टेक्ट ले लें. मैंने इस पे अच्छी खासी रिसर्च की थी 2-3 साल पहले, और मैंने कोई 9 ऐसे पेमेंट गेटवे निकाल के रखे हैं जिसमें से मुझे आज तक पेमेंट का इशू नहीं हुआ. मतलब पूरी आवाम, पूरा पाकिस्तान रोता है पेपाल नहीं है या और कोई पेमेंट मेथड नहीं है, बट हम लोग डेली बेसिस पे डॉलर्स मंगा रहे होते हैं, हमें आज तक इशू नहीं आया. ठीक है, पैसे डायरेक्ट बैंक में आते हैं. हाँ, 1-2 रुपए का आपको ट्रांजेक्शन में फर्क पड़ता है पर डॉलर पे, बट वो 1-2 रुपए इतना
वेरी नहीं करते, क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है पैसे लेने, सामने वाले ने कहीं बैंक नहीं जाना, वो अपने कार्ड से पे कर रहा है, 10 मिनट्स में पैसा आ जाते हैं, कभी कभी वीक भी लगता है, बट इट्स गुड, इट्स वेरी कन्वीनियंट। सो अलियास साहब प्लीज मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको वो पूरी लिस्ट दे दूंगा। अगर और किसी को भी चाहिए तो हमारी वेबसाइट zaircreative.com, उसमें फुटर में एक पेज है डाउनलोड्स का। डाउनलोड्स के पेज में हमने वहाँ पे सारे पेमेंट मेथड्स मेंशन कर दिए कि इंटरनेशनली अगर आपने पैसे भेजने तो ये 9 पेमेंट मेथड है, अगर आपने लोकली भेजने तो ये 4 पेमेंट मेथड है, ठीक है। सो पेमेंट गेटवे इतना इशू नहीं है, मर्चेंट अकाउंट एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अच्छी खासी आवाम हमारी इंटरनेशनली अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहती है, मेनली प्रोडक्ट्स, ई कॉमर्स स्टोर्स, बट उनको ऐसा कोई मर्चेंट अकाउंट नहीं मिल पा रहा जहाँ पे वो जैसे सपोज यहाँ पे जैकेट्स बड़े एक्सपोर्ट होते हैं पाकिस्तान से, लेदर प्रोडक्ट्स बड़ा एक्सपोर्ट होता है। अब वो एक लेदर जैकेट है $100 का, अब सामने वाले को $100 ही नजर आना चाहिए। अलियासी साहब ने बड़ी एक अच्छी बात की थी कि सामने वाले को $100 नजर आना चाहिए, उसको 15,000 16,000 रुपए नहीं नजर आने चाहिए, ठीक है। आप खुद भी सोच, अगर आप कहीं फाइवर से कोई सर्विस लेते हैं और एंड में आपको नजर आ जाए यहाँ भाई 18,000 नाइजेरियन, तो कोई एक आपको अजीब इंप्रेशन जाता है। तो पेमेंट गेटवे ठीक है, नंबर 2 पे इसको मैं रखूंगा, बट मर्चेंट अकाउंट को नंबर 1 पे रखूंगा, ठीक है। दूसरा इशू कह लें या सजेशन कह लें, मतलब अगर ये बातें, ये सारी बातें गवर्नमेंट तक जा रही हैं या अपर लेवल तक जा रही हैं, तो दूसरा सजेशन मेरा होगा कि आप पीपल को गैदर करें, आवाम को गैदर करें, जितने स्किल्ड लोग हैं, फ्रीलांसर्स हैं या टैलेंट है या कंपनीज हैं, व्हाटएवर इट इज, जस्ट गैदर देम ऑल। हर कोई अपना अपना ग्रुप बना के अपनी अपनी प्रोग्राम्स करके अपने अपने ये जो PITB टाइप या ये जो इग्नाइट टाइप, ये अपने अपने प्रोग्राम्स कर रहा है। अब हर कोई अपने अपने बबल में है, आपस में हर कोई कनेक्टेड नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैं इतना ज्यादा इन नहीं हूँ पॉलिटिक्स में या ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, मैं फेसबुक पे भी नहीं हूँ एक्टिव, तो मुझे इन चीजों का इतना आइडिया नहीं है। बट जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया पिछले 7-8 सालों में, हर कोई अपने अपने बबल में काम कर रहा है। मियां साहब मेरी बात को बुरा ना मानिएगा, देखिए ये भी आप अपनी एक कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पे, आपने एक पूरा ये सेटअप किया डिजिटल पाकिस्तान समिट का, तो आप, मेरा पॉइंट अब आप समझेंगे कि आप भी अब अपनी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, एंड इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल होंगे इसमें, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज है, प्रोडक्टिव है। बट माय पॉइंट इज कि हर कोई आपस में कनेक्टेड नहीं, ठीक है। तो ये मेरा एक सजेशन है। एंड लास्ट सजेशन विल बी टू यू मिस राबिया एंड द मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान समिट। थोड़े से मुझे इश्यूज है ब्रांडिंग पे, क्योंकि आप जब मुझे चीजें भेज रहे हैं या किसी को भेज रहे हैं तो वो एक मुझे बहुत छोटी चीज, एक जनरल चीज लग रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। ये बातें गवर्नमेंट के बिहाफ पे अतीक साहब बैठे हैं और दिस इज समथिंग बिगर देन इट लुक्स, ठीक है। तो हमारा काम है ब्रांडिंग का एंड कंसल्टिंग का, एंड हाउ इट लुक्स एंड हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट शुड साउंड एंड डिजाइन लेवल। तो मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा, प्लीज आप उस पर वर्किंग कीजिएगा। यहाँ पे मैं नहीं दे रहा क्योंकि वो सिर्फ आप लोग के काम के हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के। तो उस पे कि हम एक 5 मिनट की व्हाट्सएप कॉल रख देंगे किसी वर्किंग डे पे, then I'll suggest inshallah, and no charges, this is just my input for you guys, that's it, this is all from my side. Thank you so much. Thank you so much for all the input and all the suggestion and all the success story that you have shared, and definitely we will have a time with you to discuss about that, all the suggestions that you have in your mind about the improvement of the things and all the things. So हमारे साथ हुमायूं खान साहब हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो भी एक अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें और सजेशंस दे दें IT कंपनीज को बिल्ड करने के हवाले से। और इस ये जो रोड शोज हम करा रहे हैं और इसके बाद हमारा जो जुलाई में जो हम एक्सपो कराएंगे इंशाल्लाह और समिट कराएंगे, तो इस सब तमाम का मकसद यही है कि एक कनेक्टिविटी जो है शहरों के दरमियान और IT कंपनीज के दरमियान बनाई जाए, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, व्हाई नॉट। तो कोलैबोरेटिव वर्क भी आगे हो सकता है इस सिलसिले में, तो हम बात करेंगे इस पे बाद में। हुमायूं खान साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। ऐसा है कि सर हुमायूं का हुआ है ऑपरेट, उनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो सर हुमायूं तो फिलहाल ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, चले कोई बात नहीं, आप उनके बिहाफ पे बिल्कुल हमारा जी, बिल्कुल मैं उनके हम
वो है उनकी सेहत के लिए। इंशाल्लाह जरूर ज्वाइन करेंगे। बाकी आप लोग दुआ कीजिएगा उनके लिए। आमीन, बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब आप उनको हमारी तरफ से कहिएगा, हम सब उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। जब वो ठीक हो जाते हैं तो फिर उनसे बात करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी राबिया, मेरे ख्याल में सब लोग हो चुके हैं, तो मैं आप बोल लीजिए, उसके बाद भी कंक्लूड। अगर किसी के कुछ क्वेश्चन हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहे तो कर सकता है। नहीं, हो गई है सब बात, आप कंक्लूड करो। मैं चाहूंगी आप कंक्लूड करें इससे। मुझे खुशी हुई कि आप सब यहाँ तशरीफ लाए। अली आसिफ साहब, ORM डिजिटल सोल्यूशन, निज़ाम साहब, नौशाद साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त शेयर किया अपना ऑल एक्सपीरियंस एंड तमाम टीम में से कुछ लोग यहाँ मौजूद थे। एंड जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं कर सके किसी ना किसी वजह के बना पर, वो इंशाल्लाह में आइंदा समिट जो होगा उसमें ज्वाइन करेंगे। मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ इंगेज रहे वो आखिर तक। तो यहाँ मेरी साइड पे क्योंकि ईद का 4th डे है तो पीछे बहुत शोर आ रहा होगा, मैं उसके लिए माजरत ख्वाह क्योंकि यहाँ सारे रिलेटिव्स वगैरह हैं, तो कुछ दावत चावत चल रही है, बट ये इसको करना था तो मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। पूरे समिट में ये तमाम रोड शो में आपको आवाज़ें सुनाई दी तो उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। तो बाकी सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी काइंडली, थैंक यू सो मच। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप हमेशा हमारी सरपरस्ती करते हैं और हमें गाइड करते हैं। आपकी गाइडेंस के बिना और आपकी लीड के बिना मुमकिन नहीं है चीजें, और आपकी सपोर्ट के बिना। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी, और इसको एंड करें। And आपको thank you very much all the participants. Really, I feel honored while whenever I got the opportunity to sit with the professional and practical people, especially the self-made people, because what I believe is कि दुनिया में जो तरक्की है वो उन्हीं लोगों के दम से है कि जिन्होंने खुद मेहनत की और अपने टारगेट्स अचीव किए। और उसमें चंद बातें जो सब हर एक सक्सेसफुल बंदे में जो सेल्फ मेड है उसमें मिलेंगी, वो वही है कि उसकी डेडिकेशन, उसकी प्लानिंग एंड अकॉर्डिंग टू प्लानिंग उसकी मूवमेंट एंड स्टेप बाय स्टेप उसके जो है वो तरक्की। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को रियली एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। और जो सजेशन आई हैं उनमें जो सबसे बड़ी चीज है वो एक ही है कि जैसा कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, हम सब जानते हैं रिगार्डिंग जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, तो आज से तकरीबन 3 साल पुरानी बात है जब मैं फ्रीलांसर्स के प्रोग्राम में गया, हिशाम सरवर ने अरेंज किया था, हजारों लोग थे उसमें, हजारों फ्रीलांसर, तकरीबन 12-15 हजार के करीब, और वो सारे वहां पर इकट्ठे थे इसमें कन्वेंशन सेंटर में। तो मैंने वहां जाकर जब बात सुनी वो एक ही थी कि जी हमारे बैंक अकाउंट नहीं खुलते। वेरी नेक्स्ट डे आई रोट टू द मिनिस्टर फाइनेंस एंड चूंकि मैं खुद वाइस चेयरमैन था हेल्थ इसकी ये जो फाइनेंस कमेटी थी, तो अपनी कमेटी से लिखवाकर हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी को बुलाया, मिनिस्टर फाइनेंस को बुलाया, अपना हमने स्टेट बैंक के गवर्नर को बुलाया, हमने जो कमर्शियल बैंक्स थे उनके प्रेसिडेंट्स को बुलाया और उन्हें बाकायदा इन राइटिंग डायरेक्शन दी कि आज के बाद जो भी शख्स जिसके पास आईडी कार्ड मौजूद है वो अगर अपने लिए एक पर्सनल अकाउंट खोलना चाहता है या वो ऐसा अकाउंट खोलना चाहता है जिसमें कहता है कि मेरे बिजनेस के पैसे हैं, तो आप खोलने से इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि यही एक तरीका है उनको डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में भी लाने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये है कि फ्रीलांसर्स को अकाउंट खोलने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले 2 साल से मैं लगातार इस चीज के पीछे लगा हुआ हूं कि किस तरह से हम इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे को लेकर आए। इवन मेरी प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात हुई, मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर भी कहा जब तक हम इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे नहीं लेकर आएंगे, हम अपने जो फ्रीलांसर्स हैं और जो आईटी की स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको हम कतई तौर पर केटर नहीं कर सकते, वो तरक्की नहीं कर सकेंगी, उनको बहुत बड़ी ये हर्डल है। तो इस पर भी वर्किंग हो रही है और मैं जरूर ये जो हमारे नौशाद भाई हैं इनसे बात करूंगा और कहूंगा कि नौशाद भाई से मैं जरूर बात करके ये कहूंगा कि हम देखते हैं इन्होंने जो वर्किंग की हुई है उसके ऊपर कैसे अमल दरामद किया जाता है। एंड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन मर्चेंट अकाउंट क्यों नहीं खोला जाता,
जिसमें खास तौर पर फॉरेन करेंसी जो है वो मुल्क में आ रही है, मुल्क से जा तो नहीं रही है, उस पर मैंने एक सजेशन दी थी कि आप डेली बेस की उसके ऊपर एक लिमिट लगा दें कि मैक्सिमम आपके एक दिन में $2000 आ सकते हैं, $1000 आ सकते हैं, $5000 आ सकते हैं, और उसको भी आप कैटेगराइज कर दें कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इतने ला सकती है, एक इंडिविजुअल जो अपना एओपी होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, उस पर काम कर रहे हैं तो वो उस पर भी, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। आई बिलीव कि जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद इंटरेस्ट लिया, प्रेसिडेंट ने इंटरेस्ट लिया और हमारे मुल्क में अमेज़न आ गया है, अब हमें मर्चेंट अकाउंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होगी और थ्रू अमेज़न हम उसके ऊपर भी काम कर सकेंगे। तीसरी चीज जो यहाँ डिस्कस हुई वो भी एक बड़ी बात है जो हम सब के लिए है कि हमारे बहुत ही काबिल एहतराम निजामुद्दीन भाई ने जो बोला ORM से जो हैं, उन्होंने ये कहा कि जी मुझे मैन मैनेजमेंट की बहुत प्रॉब्लम हुई, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि मैं वन मैन शो करता था, जैसा कि रबिया को बहुत शौक है वन मैन शो करने का, कि हर काम मैंने खुद करना है, डॉक्टर भी मैं हूँ, वकील भी मैं हूँ, इंजीनियर भी मैं हूँ, टीचर भी मैं हूँ। तो भाई लेट मी क्लियर वन थिंग कि अगर आप खुद होंगे तो कल को घर तो आप जरूर बना लेंगे, लेकिन उसको बनाने में हो सकता है आधी दीवार खड़ी करने के बाद गिर जाए या छत डालने के बाद छत गिर जाए, जैसा कि मैं रबिया को अक्सर समझाता रहता हूं लेकिन इसकी समझ में नहीं आता। वो वजह यही है, देखिए मैं ये कहता हूं व्हाई नॉट लाइक माइंडेड लोग। देखिए आपका ताल्लुक आईटी से है तो आप अपने साथ एक MBA लड़के या लड़की को नहीं मिला सकते? लेट्स शेयर द प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होगा वो शेयर करिए, कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड ऑप्शन जो मैंने शुरू दिन से अडॉप्ट की, देखिए मैंने जब 175, मैं इसलिए अपनी स्टोरी आपके सामने शेयर करता हूं कि इट्स अ ट्रू स्टोरी एंड सक्सेसफुल स्टोरी। मैंने ओलंपिक्स के नाम का टाइपराइटर आता था, मैनुअल टाइपराइटर, जैसे ये आज को 11 इंच वाला लैपटॉप आ गया है छोटा, उसी तरह का उस स्मार्ट साइज का एक आता था वो। तो वो यहाँ पर इस्लामाबाद में एक सेकंड हैंड मार्केट थी, वहां से मैंने उस वक्त में कोई 130 रुपए का, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 80s, ये मैंने खरीदा। तो उस वक्त में 130, और उसने मुझे बताया कि जी इसकी एक की खराब है, उसको 2 दफा पुश करना पड़ता है। आई सेड नो प्रॉब्लम, कर लेंगे। उसके बाद मैंने लेटर लिखने शुरू किए और मैं सिंगल की से लेटर लिखता था। तो मेरे वालिद साहब अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए एक दिन ऑफिस में आए, छोटा सा हमारा ऑफिस था वहीं अपने कारखाने में, छोटा सा कारखाना था हमारा। तो लेकिन मुझे चूंकि बेहतर तरीके से और डेवलप्ड तरीके से काम करना पड़ता था, ट्रस्ट मी, आज से 40 साल पहले जिन लोगों ने तरक्की की उनके पास ना तो गूगल था, ना ही स्मार्टफोन था, ना ही उनके पास आईपैड था, ना ही ये टेक्नोलॉजी थी, ना कोई वेबसाइट मिलती थी, ना ही कोई जो है ना उनके पास किसी किस्म की कोई आईटी कंपनी अवेलेबल थी। या लेकिन जिन लोगों ने उन हालात में भी रास्ता निकाला और अपने रिसोर्सेज में रहते हुए काम किया, उन्होंने तरक्की हासिल की। तो मैंने ये किया कि यहाँ GHQ के, हालांकि मुलाजमों को इजाजत नहीं होती, लेकिन वो जो प्राइवेट लोग काम करते थे GHQ में, ये असिस्टेंट टाइप, उसको एक बंदे को मैंने कहा कि तुम शाम को 2 घंटे के लिए मेरे पास आ जाया करो, टाइपिस्ट को, मैं तुम्हें उस वक्त पता नहीं 300 रुपए महीना या 200 रुपए महीना दूंगा, तुम मेरे लेटर लिख दिया करो। फिर मैंने उसको इमोशनल भी किया। मैं उससे कोई समझे एज में तो छोटा था, लेकिन मैंने उसको भाईजान भाईजान करके बड़ा इमोशनल किया। एक एक दिन में बाय हैंड 25-25 लेटर उसने लिखे, जो हम जाकर मैं उसमें डालता था पोस्ट ऑफिस में, उससे वो जर्मनी और यूरोप जाते थे। वहां से फिर हमें कैटलॉग्स आने लगी, तो मुझे पता लगने लगा कि दुनिया में जो फैक्ट्री मैं लगाने जा रहा हूं उसकी मशीनें कैसी हैं, कैसी नहीं है। ये शेयर करने का मतलब आपके साथ ये है कि अगर आप फुल टाइम किसी अच्छे बंदे को नहीं रख सकते, पार्ट टाइम रख लें, ऑनलाइन रख लें, उसे कहीं घर से काम कर दे, लेकिन रखें जरूर, शुरू में थोड़े पैसे दे दें। तो मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप ऐसे करो। तीसरी चीज, आखिरी बात जो है कि खुदारा, आप अगर तरक्की करना चाहते हैं तो लाइक माइंडेड लोगों को साथ मिलाइए। निजाम भाई, जो आपका तजर्बा है, अगर आप 1-2 लोगों को, जिनमें मतलब है किसी बड़े बाप के बेटे को भी पार्टनर बनाया जा सकता है, कोई बुरी बात नहीं है, ताकि पैसे उसके लग जाएं, आपके तो डेफिनेटली है नहीं है।
मैं इसीलिए कहता हूँ कि रिसोर्सेज होते नहीं हैं, रिसोर्सेज हमेशा जनरेट किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं चीज़ों को, तब फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो मेरी आखिर में आप सब लोगों को और आप जैसे तमाम बच्चे बच्चियों को जिनकी ख्वाहिश है कि वो आगे बढ़े, और दुआगो हूँ मैं आप सब के लिए, बिलखसूस राबिया के लिए, कि अल्लाह ताला इसको भी इसके मिशन में कामयाब करे और हमारी गलतियों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और हमारी दीन के सदके हमारी मदद फरमाए। मेरी आखिर में ख्वाहिश, कोशिश और आपको जो गुजारिश है वो है कि तरक्की एक-एक दिन होती है, ओवरनाइट तरक्की कभी नहीं होती। आप लोगों को अपने साथ लगाकर चलें, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, अपनी पर्सनैलिटी में एक सच्चा इंसान लेकर आएँ, जो दूसरों के लिए काम करे, अल्लाह बरकत डालेगा। थैंक यू वेरी मच। इन द लास्ट वंस अगेन आई रियली फील ऑनर्ड कि राबिया ने, उसकी टीम ने बड़ी मेहनत की और आज के दिन भी इन्होंने जैसे-कैसे, और वो हमें, मैं तो कहता हूँ अक्सर कि एक जिन का बच्चा बीच में आ गया था जिसने आके हमें बड़ी तकलीफ दी, लेकिन हमने उसको बांध कर साइड पर कर दिया, तो अल्लाह ने किया कि हमने आज का प्रोग्राम राबिया कर लिया। एंड दिस इज ट्रू के दरमियान में कोई एक ऐसा जिन का बच्चा आ गया था। थैंक यू वेरी मच। राबिया, कुछ और कहना चाहोगे? फ्रॉम माय साइड इट्स ओवर। तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैं दिल से मशहूर हूँ बिकॉज़ जैसा कि यहाँ ORM डिजिटल सॉल्यूशन मुल्तान से हैं और यहाँ मुल्तान से एलकोट और हमने कोशिश की थी कराची के कुछ कंपनीज़ को हम एंगेज करें, 5 लोगों को एंगेज करें, जितने भी यहाँ आए। मुझे खुशी है एटलीस्ट हम इस मूवमेंट में, इस मूव में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ना कुछ लोग हमें जॉइन कर रहे हैं। तो इसी तरह मुझे लगता है चीज़ें आगे बढ़ती हैं और अगर प्रॉपर गाइडेंस हो और अगर सच्चे दिल से काम किया जाए तो चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होती हैं। और थोड़ी-थोड़ी मुश्किलात आती हैं, जैसे आपने कहा कि कुछ ना कुछ हो ही जाता है, लेकिन अगर हम रास्ता निकालने की कोशिश करें तो रास्ते निकल आते हैं, अगर आप अपने मिशन के साथ सच्चे हों तो। तो बहुत शुक्रिया आप सबको, ईद मुबारक और ईद का बहुत ही मुबारक। पाकिस्तान के लिए हम आगे भी इंशाल्लाह ऐसे करेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, ये कहना पाकिस्तान चाहूँगी। जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक टू ऑल।